कानून अभी आ गए, अभी और भी आएंगे। बिजली अमेंडमेंट बिल की बात हुई थी जब आंदोलन चल रहा है, उसी टाइम पे बातचीत हुई। फिजिकल सरकार हमसे नहीं हुई, डिजिटल समझौता हुआ, हमारा आदान प्रदान का हुआ। लिखी किसने है? अब और डॉक्टर साहब ने बताई कि ये 9 मेंबर कमेटी में हमारे मेंबर हैं, उस कमेटी के मेंबर हैं अशोक नंदे जी। उन्होंने पुस्तक लिखी तो पुस्तक में रियलिटी पाएगी पूरी, क्योंकि जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो इस पुस्तक में मिलेगी। वे सारी घटनाएं मिलेगी जो आने वाले 50 और 100 साल बाद में उनके दस्तावेज बहुत कम दिखाई देंगे। बहुत सी घटनाएं हर रोज घटनाएं घटी। दिल्ली के बॉर्डर पे, दिल्ली से बाहर बॉर्डर रहे, ये आंदोलन बहुत दूर तक फैला हुआ था। दिल्ली के चारों तरफ आंदोलन 200 किलोमीटर में था, लोगों को पता भी नहीं था कि कहाँ आंदोलन है। पूरे देश भर में आंदोलन थे। जब संयुक्त मोर्चा खोल देता था तो पूरे देश और दुनिया में आंदोलन होते थे। और इस किताब में जो फोटो भी दिया है, ये पहले फोटो आता था हाल जोतते हुए किसान का, लेकिन आज जो इस आंदोलन की पहचान और पूरी दुनिया में ट्रैक्टर ने अपनी पहचान बनाई, उसका फोटो भी इस किताब पे दिया। तो सरकारों को भी समझ लेना चाहिए कि अब जो किसान है वो किसान खाली हल वाला किसान नहीं रहा। अब वो किसान यदि के बैलगाड़ी से चलने वाला किसान है और वो दिल्ली तक बैलगाड़ी से कैसे आएगा? अब वो किसान है कि अपने खेत में भी ट्रैक्टर चलाता है और आंदोलन में भी उसी ट्रैक्टर को लेकर आता है। वही ट्रैक्टर उसके टैंक का काम भी करता है। अगर हमारे साथ में दो चीज ना होती, हमारे साथ में आंदोलन में ट्रैक्टर ना होता और जब आंदोलन शुरू हो गया तो बाबाओं के भंडारे लंगर ना होते तो यह आंदोलन चल नहीं सकता। दो चीज बड़ी अहम इस आंदोलन की। मोर्चे जितने थे तो वो ट्रैक्टर ने तोड़े, उसमें बैठने वाले लोग रोड ने तोड़े। और टिकैत साहब हमेशा एक चीज कहते थे कि जिस दिन पंजाब खड़ा हो जाएगा, हरियाणा साथ जुट जाएगा, उस दिन दिल्ली पे फतह हो जाएगी। लेकिन उनके सामने कभी ये सपना पूरा नहीं हुआ। बहुत कोशिश करी, पंजाब का एक पार्ट आता था, हरियाणा का कुछ हिस्सा जब दिल्ली में मीटिंग करते थे वो आता था, लेकिन डॉक्टर साहब ने, पूरी टीम ने लड़के किसान संयुक्त मोर्चा बनाया। जो पंजाब की जत्थेबंदी थी उन सारे जत्थेबंदी को एक जगह किया और जब पंजाब लड़ाई के लिए निकला तो उसके साथ में पूरा देश खड़ा हुआ। हरियाणा का बड़ा योगदान है। जब जब भी मुसीबत आई, हरियाणा की खाप पंचायतें, हरियाणा के किसान संगठन, उन्होंने पूरे मूवमेंट को बैक से सपोर्ट किया। बड़ा योगदान हरियाणा का रहा। और डॉक्टर साहब ने जो तीसरी चीज जो बताई वो ये बताई कि दिल्ली के जो राउंड अप में है, इसमें तो रिसर्च हो रही है, इसमें ये हुआ कि जब ये इकट्ठे हो जाएंगे दिल्ली के 300 किलोमीटर के लोग, ये खेत में काम करने वाले किसान मजदूर, ये जब इकट्ठे हो जाएंगे तो ये पूरे देश की लड़ाई लड़ देंगे। और ये अब टाइम है कि ये किसान मजदूर दुकानदार ये सब इकट्ठे हैं। अब
और एक बड़ी लड़ाई की फिर भी जरूरत पड़ेगी। उसके लिए भी पूरी जो भूमिका है, आज भी हम गांधी पीस फाउंडेशन में बढ़ते हैं, ये भी उसी आंदोलन का हिस्सा है। अभी 3 दिन डॉक्टर साहब लखीमपुर खीरी में रहे, तो वो भी उसी का हिस्सा है। आज भी जो मीटिंग अलग अलग जगह की चली हुई है, वो भी आंदोलन के हिस्से हैं। और आज पूरे देश भर में इस सरकार के खिलाफ अगर बोल रहा है कोई, तो उसको आंदोलन मानो। वो जो पुलिस के लोग हैं वे नहीं बोलते, वे चाहे रेलवे के लोग हैं, वे चाहे जज हैं, लेकिन बोल कोई नहीं रहा, लेकिन अंदर से सब लोग जज जो बहुत हार्ड क्रिमिनल के भी फैसले सुनाते हैं, उन्होंने कहा कि हमारी बात कौन उठाएगा, उनकी प्रॉब्लम अलग है। उन्होंने कहा कि हमारी गाड़ी है, एनजीटी ने 10 साल में गाड़ी बंद कर दी, अपनी आवाज हम उठा नहीं सकते, कभी आपकी भी आवाज सही क्यों उठाएगा। उन्होंने कहा कि 10 साल में हमारी गाड़ी 70-80 किलोमीटर चलती है, 70-80 हज़ार की। डॉक्टर की गाड़ी 90-1 लाख किलोमीटर चल जाती होगी, लेकिन एनजीटी के कानून के तहत वो 10 साल में खत्म हो जाएगा। यही हाल किसान के ट्रैक्टर का है। आंदोलन चल रहा है तो ट्रैक्टर बंद नहीं कर रहे हैं, गाड़ी को तो तोड़ फोड़ करने लगे, लेकिन ट्रैक्टर को कागजों में बंद कर दिया। अब 10 साल पुराना ट्रैक्टर आप किसी के नाम नहीं करवा सकते, उसका इंश्योरेंस नहीं हो सकता, आप जैसे अवैध रूप से उस ट्रैक्टर को लेके। तो क्या कोई किसान है कि 10 साल में कोई ट्रैक्टर बदल रहा है? तो ये बहुत से कानून अभी आ रहे, अभी और भी आएंगे। बिजली अमेंडमेंट बिल की बात हुई थी जब आंदोलन चल रहा है, उसी टाइम पे बातचीत हुई। फिजिकल सरकार हमसे नहीं हुई, डिजिटल समझौता हुआ, हमारा आदान प्रदान कार्य हुआ। उसमें था कि बिजली की जब भी बात आएगी तो आपके लोगों से, किसान मोर्चे से बातचीत करी जाएगी, लेकिन कोई बातचीत नहीं करी, हाउस में बिल्कुल ले आए। और ये काम जब है कि आंदोलन चल रहे हैं पूरे देश में। ये दूसरे इशू है, फसलों के रेट का सवाल है, एमएसपी गारंटी कानून। देश को कई महीने भारत सरकार ने धोखे में रखा और कहा कि हम कमेटी बना रहे तो अपने नाम नहीं दे रहा संयुक्त। और जब कमेटी बनाने की भी बात आई, कहा कि नाम दे तो हम कमेटी डिक्लेयर कर रहे हैं। वो एमएसपी की कमेटी है ही नहीं, ना उसमें लिखा हो गया कि एमएसपी की है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एमएसपी की कमेटी देश में सरकारें बनाने ही नहीं चाहती। ये जो 3 कानून थे, ये बिहार के अंदर 17 साल पहले लागू हो गए। 17 साल पहले वहां की मंडियां बंद हो गई। अभी हम 1 महीना पहले बिहार में थे, मंडी पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी है मंडियां। उसमें बड़े बड़े अब शेड, कंपनियों के शेड पड़ रहे, मंडियों की जमीन को कंपनियों को दिया जा रहा है। तो इसीलिए जो बिहार से लोग आते हैं, उनको लोग मजदूर बताते हैं, उनको वर्कर बताते हैं, लेकिन हमारे से ज्यादा जमीन उनके पास में है, उनको भाव नहीं मिलता, इसलिए उन्होंने बिहार को छोड़कर और दूसरी जगह प्लान कर रहे हैं। वे किसान है बिहार का, लेकिन वो दिल्ली-वाड़ के मजदूर और स्लम बस्तियों में रहता है, फैक्ट्रियों में काम करता है, उनके परिवार के लोग एक कमरों में रहते हैं और वहाँ अपने घर बार, मकान, दुकान, अपने खेत छोड़ के लोग यहाँ आ रहे हैं। 800 रुपए क्विंटल तक उनकी धान की खरीद होती है वहाँ, 1200 रुपए क्विंटल तक मक्का, 1400 रुपए क्विंटल तक, 1500 तक गेहूँ,
मसूर 1600 रुपये क्विंटल, तो जब भाव ही नहीं मिलेगा कहीं, तो बिहार एक ऐसा स्टेट बना पहला कि जहां पे कानून और मंडी एक्ट लागू हो चुका है। तो जब हम बिहार में गए तो हमने उनको कहा कि अगला आंदोलन बिहार से शुरू होगा और मंडी बहाली का आंदोलन होगा, उसके लिए वहां पर तैयारी चल रही है। उसी बीच में घटनाक्रम हुआ कि नई सरकार वहां पर बनी, उनको भी हम कह के आए थे कि अगर यहाँ के मुख्यमंत्री इससे जितना जल्दी छूट जाए तो ठीक रहेगा, नहीं तो अगला उद्धव ठाकरे नीतीश कुमार बनेगा। तो उसके 10-15 दिन के बाद ये घटना घटी, अलग हुए। उसके बाद में भी वहाँ सरकार से बातचीत हुई थी और उन्होंने कहा कि मंडी आपके यहाँ की बंद है, आप पहला काम अब ये करो कि मंडियों को बहाल करो। और हम डॉक्टर साहब से सब लोग से बैठ के जब हमारी 6 तारीख को मीटिंग होगी तो बिहार के मंडी बहाली के आंदोलन को हम चर्चा यहाँ पे करेंगे, क्योंकि उसको भी मुख्य धारा में लाना है। पूरे देश में एमएसपी पे खरीद नहीं होगी, ये कागजों में दिखाते कुछ है लेकिन खरीद नहीं करते, क्योंकि इनके जो व्यापारी दोस्त हैं सरकार के, वे सस्ते में फसलों को खरीदते हैं, महंगे में उसको प्रोसेसिंग करके बेचते हैं, और इसीलिए भारत सरकार उस पर कानून नहीं बनाना चाहती। अभी हिमाचल में गए हम, बहुत क्षेत्र, उदयपुर का एक क्षेत्र वहां पे है कि 150 किलोमीटर तक वहां मंडियां नहीं है। बाहर के व्यापारी जाते हैं, सस्ते में फसलें खरीदते हैं, व्यापारी वहां पे बड़े बड़े व्यापारी जाते हैं, शोषण करते हैं, लोगों से फर्जी तरीके से उनकी फसलें, सेब, फल, फ्रूट, वेजिटेबल्स वो खरीद के जाते हैं और फिर कंपनियां उनकी डूब जाती है। ये जो इंटीरियर में लोग बैठे हुए हैं उनकी बहुत बुरी स्थिति है। सबकी आस संयुक्त मोर्चे पे है। श्रीनगर, कश्मीर में गए तो वहां के किसानों भी साथ में जुड़ना चाहते हैं और उनको भी आस है कि श्रीनगर का किसान जो इंटरनल में बैठा है, जो सेब की, खुमानी की इनकी खेती करता है, संयुक्त मोर्चा उसकी भी आवाज उठावे और देश में जो 23 फसलें हैं एमएसपी की, उससे ज्यादा जितनी भी वेजिटेबल्स, फल, फ्रूट, दूध, मछली, अंडा, इसमें भी भाव तय हो। लेकिन हालात क्या है? हालात ये है, बड़ा सच है कि देश में अभी तक एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री नहीं है, देश में कृषि मंत्रालय ही नहीं है, देश को धोखे में रखा जा रहा है। देश के कृषि मंत्रालय को 18 भारत सरकार के सेंट्रल मिनिस्ट्री देखती है, उसको 18 मिनिस्ट्री इसको देखती है। अगर फसल खड़ी हुई है तो कृषि मंत्रालय, अगर फसल कट के गिर गई तो दूसरा मंत्रालय, उसका भाव तय करने वाला तीसरा मंत्रालय, माल ढुलाई के लिए रेलवे मंत्रालय, विदेशों से समझौता होगा तो विदेश मंत्रालय, उसको परमिशन लेनी होगी तो उसके लिए चैनल टिकट मॉडिफाइड और ये इनकी जो परमिशन देते हैं तो दूसरा मंत्रालय। तो ये 18 मिनिस्ट्री। हमने जब भारत सरकार से बातचीत होती थी, आंदोलन के दौरान उन्होंने इस सब्जेक्ट पे कोई बात कभी नहीं करी, लेकिन उससे पहले जब भी बात हुई हमने कहा कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री आप अलग से बनाओ, एग्रीकल्चर कैबिनेट होगी, उसमें 18 मंत्रालय आप अलग से दो, उनके सेक्रेटरी बैठे और कोई भी पॉलिसी तय करनी हो वो मिनिस्ट्री तय करेगी। एग्रीकल्चर की ये पॉलिसी हो, देश में कौन सी फसल कितनी देश में जरूरत है उस हिसाब से खेती नहीं हो रही। कौन सी फसलों का भाव ठीक आ गया, किसान ने उसी फसल को ज्यादा लगा दिया। लेकिन दिक्कत है
कि जैसे ही फसल ज़्यादा हुई, पैदावार ज़्यादा हुई, तो उसका भाव गिर गया। ये जरूरत यहाँ की सरकारों की थी कि कितनी जनसंख्या पे कौन सी फसल की जरूरत है, उसको उतने ही क्षेत्र में लगवाया जाए। लेकिन कोई कंट्रोलिंग बॉडी देश में नहीं है। इनका मकसद है कि लोग खेत को छोड़ दें, कंपनियां खेती करें, लोग दिक्कत में आए और एग्रीकल्चर को और ग्रामीण उसको लोग छोटे और शहरों की तरफ शिफ्ट करें, लोग मजबूर बने। ये भारत सरकार का प्लान है। ये हमको समझ में आ गया है। ये भारत सरकार जैसे दूसरे सेक्टरों को कब्जा करना चाहती है, ऐसे ही एग्रीकल्चर क्षेत्र में हमारी कृषि को कब्जे में लेना चाहती है। बड़ी बड़ी कंपनियां इस पर खेती करेंगी। जैसे गुजरात में करीब 8 गांव की जमीन रिलायंस कंपनी को दी, वहाँ पे आम की खेती होती है। वे सुप्रीम कोर्ट तक हराए। मुंबई में रहने वाली रिलायंस कंपनी गुजरात के गांव में खेती करेगी, वो प्रॉफिट में होगी। लेकिन वहाँ का एक किसान खेती करता है तो वो घाटे में रहेगा। तो ये कहीं पे भी क्योंकि इस तरह की पॉलिसी आ गई, जमीन छीनने का प्रोग्राम बढ़ा रहे हैं। वो चाहे गांव समाज की जमीन हो, वो चाहे बंजर जमीन हो, वो चाहे किसी को अलाटमेंट के पट्टे हो, वो पहले फेज में इनने पूरे देश में जमीन छीनने का प्रोग्राम शुरू कर दिया। दूसरा सेकंड फेज आएगा बैंक के माध्यम से, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। जब बैंक सारे प्राइवेट हो जाएंगे तो किसान क्रेडिट कार्ड लेने की जिम्मेदारी भी उनकी होगी। तो उनका पूरा प्लान और पूरा ये बना हुआ है कि हम या तो किसान क्रेडिट कार्ड पैसे देगा, नहीं देगा तो वो जमीन दे देगा उसके बदले। तो वो भी एक प्रोग्राम उन्होंने चलाया है कि उसके माध्यम से भी आपकी जमीन लेने का काम करेगा। तो इनका मकसद सिर्फ जमीन पे है। तो हमको ये आंदोलन के माध्यम से संयुक्त मोर्चे में इन पे भी हमको फोकस करना पड़ेगा कि जिससे कर्जा मुक्ति, कर्जा क्यों हो गया, कर्जा हो गया सरकार की गलत नीति से, कर्जा मुक्ति हो गया हमारा संपूर्ण कर्जा मुक्ति अभियान, MSP गारंटी कानून, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, जमीन बचाने का आंदोलन, ये भी हमको चलाना पड़ेगा। बहुत लोगों को जिनको पट्टे दिए थे, जिनको 30 साल पहले, 40 साल पहले, और उत्तराखंड में तो हालात ये हुई कि जिनको 60 साल पहले भी जिन पे जंगलों की जमीन दी गई थी, आज उनसे जमीन वापसी लेने का प्रोग्राम कर रहे। खास करके जो सिख कम्युनिटी वहाँ पर रहती है, उनको यह है कि ये आंदोलन में ज़्यादा हिस्सा ले रहे, तो उनकी ज़मीन छीनने का एक बड़ा प्लान बन रहा है। तो हमको इन सारे इशू पे हमको काम करना होगा। मजदूर, उस पर भी हमको काम करना होगा कि उनको रोजगार कैसे मिले, इन पर काम करना होगा। एजुकेशन का क्या हाल होगा, उस पर भी हमको काम करना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली की सरकार एजुकेशन पे ठीक काम कर रही है। ये पॉलिसी अडोप्ट पूरे देश में कर सकते हैं। हमें ये नहीं कि हम किसी पार्टी का उसको अपोज, जो भी कोई लोग काम ठीक करेगा हम उसके ऊपर बातचीत कर सकते हैं, उसको कह सकते हैं कि इनकी ये पॉलिसी ठीक है। लेकिन जो भारत सरकार है वो अभी आंदोलन के बीच में बहुत सी पॉलिसी ग्रामीण के विरोध में लेकर आ रहा है। दूध की पॉलिसी भी पाइपलाइन में रखा हुआ है। अगर दूध भी हमारा खत्म होगा, दूध भी बाहर की कंपनियां यहाँ पर बेचेंगी, तो हिंदुस्तान के किसान का क्या हाल होगा? ऐसा होगा जैसे टर्की में आज एक भी पशु वहाँ पर नहीं है। तो आने वाले टाइम पे धीरे धीरे यही हालात आगे होगी। हमारा पशु की समस्या पूरे देश में है। फसलों के अगर हमने फसल दे दी, जैसे बहुत बड़े क्षेत्र में गन्ने की बेल्ट है, हमारी फसलें जा रही हैं तो उसका भुगतान नहीं होता। हमने कहा कि प्रधानमंत्री का एक पायलट प्रोजेक्ट है डिजिटल इंडिया कैंपेन। हमने कहा कि हम भी धन्यवाद दे देंगे, हमको फसलों को, हमारी फसलों को आप उस पायलट प्रोजेक्ट से जोड़ दो, हमको भी डिजिटल कर दो। जब पूरा इंडिया डिजिटल हो ही रहा है तो किसान भी डिजिटल हो जाएगा, हम भी
डिजिटल कैंपेन से भुगतान ले लेंगे। हमारा भुगतान 8 और 9 एक साल में होगा और नाम डिजिटल इंडिया दिया जाएगा और हम आंदोलन करेंगे तो हमको आतंकवादी, खालिस्तानी और लेफ्टिस्ट बताया जाएगा। तो ये आवाज दबाने का माध्यम है। अब लड़ाई सरकारों से होगी, आंदोलन कहाँ, कब और कैसे होगा, उसका स्वरूप क्या होगा, उसका प्लेटफॉर्म कौन सा रहेगा, कौन कौन लोग उसके साथ में आएंगे, कौन लोग सरकारों के साथ में जाएंगे। क्योंकि अब सरकारें भी बहुत काम करने लगी। पहले सरकार पॉलिटिकल पार्टी को तोड़ती थी, अब सरकार किसान संगठनों को तोड़ रही है। उसी नाम से नए नए किसान संगठन बना रहे। बीजेपी के एमएलए, बीजेपी के एमपी हमारे ही नाम से किसान संगठन बना के उसके संरक्षण बन रहे। मतलब अजीब मामला है। उनके रजिस्ट्रेशन करवा रहे, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि लोग भ्रमित हों, आंदोलन से ना जुड़े। लेकिन आम पब्लिक आपके मूवमेंट से, आपकी जो लीडरशिप है उससे जुड़ना चाहते हैं। और कल भी जैसे यहाँ पे हम दिल्ली में कल आए तो पुलिस वालों ने हमको बॉर्डर पर देखा तो रोक लिए, जी रुको, आप दिल्ली में जा रहे हो जी, खबर देनी पड़ेगी दिल्ली में। मगर भाई दिल्ली में किसी रिश्तेदार के यहाँ कहीं जा नहीं सकते, नहीं जी जा नहीं सकते। उग्रा के कुछ संगठन के लोग थे, वे पीली पगड़ी पहन रहे थे, हम ग्रीन वाली पहन रहे थे, तो उनको तो दिल्ली से बाईपास कर दिया फिर दूसरे रास्ते से। लेकिन हमको 3 घंटे बैठा के कंफर्मेशन करा कि आप दिल्ली में नहीं जाओगे। हमने कहा भाई कोई ऑर्डर कुछ नहीं, दिल्ली में नहीं जाओगे, आप जाके कहीं न कहीं बैठोगे। तो हम तो धन्यवाद दे रहे कि हमारी इमेज ये तो बनी कि हम कहीं जाकर बैठ सकते हैं। और भारत सरकार किसान संगठनों का नाम लेके उसके नाम से किसान संगठन बना रही, तो कम से कम किसान उनके दिमाग में है। आज देश के प्रधानमंत्री, किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री जब स्पीच देते हैं तो किसान का नाम सबसे पहले, उनके बातचीत में तो किसान आया, उनके कर्म में किसान और मजदूर नहीं आए। यह आंदोलन हमारा जब तक जारी रहेगा, जब तक उनके दिमाग में, उनके कलम में किसान शब्द नहीं आएगा, यह आंदोलन हमारा जारी रहेगा। तो डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर धवले जी ने बताया, हमारे सब साथी यहाँ पे सीनियर लीडर्स हमारे हैं, सब लोग इन मूवमेंट की तरफ लगे हुए हैं। हमारे सभी लोग जो भी साथी हमारे हरियाणा, पंजाब और अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं, उन सबका धन्यवाद। क्योंकि हमारे भी वहाँ लखीमपुर में रह के गले खराब वहाँ पे हुए, गर्मी बहुत थी, 50,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर 3 दिन तक रहे, तो उससे गले खराब हो गए। बोलने में जा रहा सबकी हालात यही है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपका सारे प्रेस के लोगों का धन्यवाद है कि प्रेस के माध्यम से हमारी बात सरकार तक जाए और ये हमारा मूवमेंट आगे चलता रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।